गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बोहर के मॉडल में किसी कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और आवृत्ति को बताया था। किसी कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और किसी कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। ठीक है, आज अपन करेंगे एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E, आवृत्ति न्यू तथा तरंग संख्या न्यू बार। ठीक है, देखो अपन ने पहले जो ऊर्जा और आवृत्ति ज्ञात की थी वो किसी एक कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए थी। आज जो अपन ऊर्जा और आवृत्ति ज्ञात करेंगे साथ में तरंग संख्या, ये है एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने परमाणु के अंदर दो कोष ले लिए, दो ऊर्जा स्तर ले लिए। अब जो अंदर वाला कोष है, ठीक है, अंदर वाले कोष की ऊर्जा क्या होती है? कम। अपने कहा था ना, नाभिक के चारों ओर कोष है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, तो अंदर वाले कोष की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। और कल अपन ने ऊर्जा के सूत्र से सिद्ध किया था कि जो K कोष है उसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होता है और K कोष सबसे अंदर की तरफ होता है। तो अंदर वाले कोष की ऊर्जा कम, बाहर वाले कोष की ऊर्जा ज्यादा। तो ये अंदर वाला कोष हो गया निम्न ऊर्जा स्तर, अंदर वाला कोष निम्न ऊर्जा स्तर हो गया और बाहर वाला कोष उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। ठीक है, अब अपन ने बोहर के बिंदुओं में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, यानी वो जहां पर है उस कोष की ऊर्जा है कम, जहां पे जा रहा है उसकी ऊर्जा क्या है? ज्यादा। तो यदि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से संक्रमण करता है निम्न ऊर्जा स्तर में, अब जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज्यादा है और जहां पे जा रहा है उसकी ऊर्जा क्या है? कम है। तो यदि ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो ये बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में हानि नहीं होती है। होता क्या है? जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार से इसकी ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाती है और इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर ये जो उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा है, यहां जो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है
या अवशोषित हो रही है, इस उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान E बराबर E2 माइनस E1 से निकाला जाता है। अपन ये पहले बता चुके हैं। अब जो E2 है वो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, E2 होगी उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है। और ये जो E1 है ये होगी निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए अपन ने लास्ट क्लास में किसी कोश या ऊर्जा स्तर में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E का सूत्र निकाला था। किसी कोश या ऊर्जा स्तर में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र अपन ने लास्ट क्लास में निकाला था। E बराबर माइनस RH जेड स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर जूल। ये सूत्र अपन ने निकाला था लास्ट क्लास में। किसी कोश या ऊर्जा स्तर में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E का मान माइनस RH जेड स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर जूल होता है। RH ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक, जेड परमाणु क्रमांक, n ऊर्जा स्तर या कोश, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे अपन बोहर ने अपना मॉडल किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन के लिए। बोहर ने अपना मॉडल दिया था हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक Z का मान कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो यहां पे हाइड्रोजन के लिए Z की जगह कितना रख देंगे? 1। तो ये E बराबर आ जाएगा माइनस RH 1/n स्क्वायर जूल, ठीक है। अब देखिए E2 और E1 जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या एक कोश से दूसरे कोश में संक्रमण करता है तो ऊर्जा को या तो उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है। ये उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा E बराबर E2 माइनस E1 से निकाली जाती है। E2 उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, E1 निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए किसी कोश में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होती है हाइड्रोजन के लिए माइनस RH 1/n स्क्वायर जूल। अब E1 क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो यहाँ पे E के नीचे 1 लिया है तो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा n1। तो E1 बराबर हो जाएगा माइनस RH 1/n1 स्क्वायर जूल। तो ये तो E1 हो गया निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। E2 उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ये हो गया माइनस RH 1/, अब E2 है तो n की जगह हो जाएगा n2 स्क्वायर जूल, ठीक है। तो इस आधार पे निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का सूत्र ये हो गया और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का सूत्र ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों मानों को यहां पे रख दीजिए तो E बराबर आ जाएगा E2 की जगह E2 का मान माइनस RH 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। आगे निशान काय का है
माइनस का और फिर En का मान रख दो, E1 का मान, तो E1 का मान माइनस RH 1/N1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये E बराबर माइनस RH 1/N2 स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस RH 1/N1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया E बराबर माइनस RH 1/N2 स्क्वायर प्लस RH 1/N1 स्क्वायर। अब प्लस वाली वैल्यू को इधर लिख दे, माइनस वाली वैल्यू को इधर लिख दे, लिख सकते हैं, तो ये प्लस वाली को इधर लिख देंगे, माइनस वाली को इधर लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, E बराबर प्लस वाली को उधर ले जाओ, RH 1/N1 स्क्वायर, माइनस वाली को इधर लिख देंगे, RH 1/N2 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से स्टार्ट है, तो प्लस वाली को इधर लिख दिया, माइनस वाली को इधर लिख दिया, तो ये समीकरण आ गई। अब यहाँ पे RH क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अब यहाँ पे RH कॉमन आ रहा है, तो E बराबर RH अंदर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, और ये किसमें, जूल में। ठीक है, तो देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करता है या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब वो जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है उस ऊर्जा के लिए सूत्र है वो ये होता है, E बराबर RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, N1 है वो निम्न ऊर्जा स्तर, N2 है वो उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे E तो हो गई ऊर्जा, E तो क्या हो गई, ऊर्जा। ठीक है, और ये कौन सी ऊर्जा है, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करेगा उस दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है E। ठीक है, RH क्या है, RH यहाँ पे है ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक, RH यहाँ पे क्या है, ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान होता है 2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल। ये RH ऊर्जा के रिडबर्ग नियतांक का मान अपन पिछली क्लास में बता चुके हैं। N1 यहाँ पे क्या है, N1 यहाँ पे है निम्न ऊर्जा स्तर, और N2 यहाँ पे क्या है, N2 यहाँ पे है उच्च ऊर्जा स्तर। तो इस फॉर्मूले में दो ऊर्जा स्तर आ गए ना, N1 निम्न ऊर्जा स्तर, N2 उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये ऊर्जा का सूत्र किसके लिए है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस दौरान ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, उस ऊर्जा का मान इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। अब अपन निकालेंगे इसकी सहायता से आवर्ती। अब इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, आवर्ती निकालेंगे।
अब देखिए आवर्ती कैसे निकालेंगे। अब ऊर्जा और आवर्ती में एक कनेक्शन बताया था प्लांक की ऊर्जा समीकरण से। प्लांक की ऊर्जा समीकरण से, प्लांक की ऊर्जा समीकरण क्या कहती है? E बराबर एच न्यू। E है ऊर्जा, न्यू है आवर्ती। तो यहां ऊर्जा ली है कौन सी? जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करता है, तो वो ऊर्जा ये है। ठीक है, अब यहां अपन इस सूत्र से आवर्ती निकाल लेंगे। कौन सी आवर्ती? जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करता है। तो यहां से आवर्ती न्यू बराबर हो गया E बटा H। यहां से आवर्ती न्यू बराबर E बटा H आ गया। ठीक है, E का मान रख दो, वो रहा RH 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। ठीक है, बटा H, तो ये कर दिया बटा H। ठीक है, अब देखिए न्यू आवर्ती, RH का मान रख दो 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। RH यहाँ के ऊर्जा का ऋणात्मक नियतांक है, तो उसका मान ये रहा। H यहाँ पे क्या है? H यहाँ पे है प्लांक स्थिरांक, और H प्लांक स्थिरांक का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। H का मान रख दिया। आगे क्या है? 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। ये आगे साथ में चलेगा। N1 निम्न ऊर्जा स्तर, N2 उच्च ऊर्जा स्तर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन कंडीशन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में क्या कर रहा है? संक्रमण कर रहा है। तो N1 निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, N2 उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से 10 की घात माइनस 34 ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस 34 हो जाएगी, और 10 की घात माइनस 18 गुणा 10 की घात प्लस 34, ये आ जाएगी 10 की घात प्लस 16, और 10 की घात तो प्लस 16 हो जाएगी, और 2.18 में भाग देंगे 6.62 का, तो ये आएगा 0.329 गुणा 10 की घात 16। अब जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल, और ये नीचे सेकंड है, ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, और आवर्ती है वो अपन को पता है किस में होती है? सेकंड इनवर्स में होती है, तो सेकंड इनवर्स मात्रक आ जाएगा। तो ये 0.329 गुणा 10 की घात 16, आगे 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर, और ये आवर्ती आ जाएगी किसमें? सेकंड इनवर्स में। ठीक है, अब देखिए अब अपन 10 की घात 16 की जगह कर देंगे 10 की घात 15। अब 10 की घात 15 करेंगे तो 10 से इसको गुणा कर देंगे, अब 0.329 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.29, और 10 की घात 16 की जगह हो जाएगी 10 की घात 15। ठीक है, आगे 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर, आगे सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आवृत्ति आ गई जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो ये आवृत्ति का फॉर्मूला।
ठीक है। अब देखिए, अब अपन निकालेंगे तरंग संख्या। क्या निकालेंगे? तरंग संख्या। ठीक है, तो देखिए तरंग संख्या कैसे निकालेंगे। आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के संबंध से अब आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में एक संबंध होता है, आवर्ती न्यू बराबर सी बटा लैम्डा। आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में ये संबंध होता है, आवर्ती न्यू बराबर सी बटा लैम्डा। न्यू है आवर्ती, सी प्रकाश का वेग, लैम्डा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो न्यू हो गई यहाँ पे आवर्ती, सी यहाँ पे प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग का मान 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और लैम्डा यहाँ पे है तरंगदैर्घ्य। लैम्डा यहाँ पे क्या है? तरंगदैर्घ्य। तो आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में ये संबंध होता है। अब देखिए तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम, तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या न्यू बार होता है। तो तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम यानी लैम्डा का व्युत्क्रम क्या होता है? तरंग संख्या न्यू बार। ठीक है, यानी कि न्यू बार बराबर होता है 1 बटा लैम्डा। तो न्यू बार तरंग संख्या, ये लैम्डा तरंगदैर्घ्य का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। अब ये जो फॉर्मूला है आवर्ती और तरंगदैर्घ्य वाला, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस C को ले आइए इधर, तो C को इधर लाएंगे तो ये न्यू आवर्ती के नीचे आ जाएगा, न्यू बटा C, और इधर जाएगा 1 बटा लैम्डा। ठीक है, अब ये 1 बटा लैम्डा तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम हो गया, और तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम क्या होता है? न्यू बार तरंग संख्या। तो 1 बटा लैम्डा की जगह रख देंगे न्यू बार यानी तरंग संख्या, और ये बराबर हो जाएगी न्यू आवर्ती बटा सी। ठीक है, अब आवर्ती न्यू का मान ये रहा, ये रख दीजिए, तो न्यू बार बराबर आवर्ती का मान ये रहा 3.29 गुणा 10⁻15। ठीक है, आगे 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। ठीक है, और ये मान आवर्ती का किस में है? सेकंड इनवर्स में। ठीक है, अब नीचे भाग दे दिया किसका? C का, ये आवर्ती का मान हो गया, भाग दे देंगे C का, C प्रकाश का वेग, और C का मान 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, और ये मीटर बचा, मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब 10⁸, 10⁸ ऊपर जाएगी तो 10⁻−8, अब 10⁻+15 गुणा 10⁻−8 बचेगी 10⁻+7। ठीक है, और अब 3.29 में भाग देंगे किसका? 3 का,
तो ये आएगा 1.09677। 3.29 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.09677। तो 3.29 में 3 का भाग 1 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, है ना। तो ये आ गया 1.09677। अब 10 की घात 8 ऊपर जाएगी तो 10 की घात -7, सॉरी 10 की घात -8। अब 10 की घात 15 गुणा 10 की घात -8, ये 10 की घात बचेगी 7। ठीक है, आगे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ये मीटर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अब देखो 10 की घात 7 है, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे 10 की घात 2 में। 10 की घात 7 को कन्वर्ट कर देंगे 10 की घात 2 में, तो ये जो संख्या है वो 10 की घात 5 से गुणा हो जाएगी। अब ये संख्या 10 की घात 5 से गुणा होगी तो ये पॉइंट है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 109,677 गुणा 10 की घात कितनी बची 2। आगे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन को पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब अपन मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 10 की घात 2 है, ये भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये न्यू बार यानी तरंग संख्या, तो तरंग संख्या बराबर 109,677 गुणा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये माना जाएगा किसमें सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू बार तरंग संख्या बराबर RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तरंग संख्या हो गई सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखिए तरंग दैर्घ्य होती है मीटर या सेंटीमीटर में, और तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य का क्या होता है व्युत्क्रम, इसलिए तरंग संख्या है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये जो RH है, ये RH यहाँ पे है दूरी का ऋणवर्ग नियतांक, क्योंकि मीटर या सेंटीमीटर क्या हो गए दूरी, है ना। तो ये RH यहाँ पे दूरी का ऋणवर्ग नियतांक है। ये RH यहाँ पे क्या है दूरी का ऋणवर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 109,677, या इसको सुविधा की दृष्टि से 109,700 भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया किसका फॉर्मूला, न्यू बार तरंग संख्या। RH का मान 109,677, और RH क्या है दूरी का ऋणवर्ग नियतांक। पहले वाला RH था ऊर्जा का ऋणवर्ग नियतांक,
है ना। ये है दूरी का रिडबर्ग नियतांक। ये दूरी का रिडबर्ग नियतांक हो गया। n1 निम्न ऊर्जा स्तर, n1 यहाँ पे है निम्न ऊर्जा स्तर और n2 यहाँ पे है उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है। और न्यू बार अपनी है तरंग संख्या। तो ये इस प्रकार अपना डेरिवेशन था। एक कोश से दूसरे कोश में संक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग संख्या के सूत्र है वो व्युत्पन्न करना। तो ये जो सूत्र है तरंग संख्या वाला, ये अपने आगे बहुत काम आएगा जब अपन आगे हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियां पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो ये अपने बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, आगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।